गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। तो हम मार्केट इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो आपका टॉपिक है डिसइक्विलिब्रियम इन मार्केट। तो मैंने बताया था इक्विलिब्रियम आपका कहाँ होता है, जहां मार्केट डिमांड बराबर हो जाती है मार्केट सप्लाई के। तो डिसइक्विलिब्रियम कहां पर होगा, डिसइक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर या तो डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से या सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड से। इज दैट क्लियर। तो ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। 16 केसेस होते हैं बेटा, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं 16 केसेस अलग होते हैं और 4 स्पेशल केसेस होते हैं। तो इस तरीके से लगभग 20 केसेस बनते हैं आपके। पहला केस अगर आप समझ गए तो उसके बाद मैं आपको कितने भी केसेस क्यों ना दे दूं, सारे केस आप कर लोगे। लेकिन पहला केस आप लोगों को समझना पड़ेगा। पहला केस क्या है, देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, याद हो या जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो बेटा वो पहले थोड़ा पुरानी वीडियो देख लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि डिसइक्विलिब्रियम अच्छे से होता क्या है। थोड़ा सा बता देता हूं कि पहले मार्केट डिमांड जब बराबर होती है मार्केट सप्लाई के तो हम उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा जब या तो डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से या फिर मार्केट सप्लाई ज्यादा हो जाए मार्केट डिमांड से। यानी कि या तो डिमांड 40 हो जाए सप्लाई वही रहे या फिर सप्लाई 40 हो जाए डिमांड वही रहे, यही तो मतलब होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे ये दो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं। 16 केसेस होते हैं बेटा, 16 जिनसे ये दोनों कंडीशन अराइज हो सकती हैं, जिसमें कि सबसे पहला था इफ डिमांड इंक्रीज, दूसरा था इफ डिमांड डिक्रीज, तीसरा होता है इफ सप्लाई इंक्रीज, चौथा होता है इफ सप्लाई डिक्रीज। तो आज हम केवल इन 4 केसेस के बारे में बात करेंगे कि 4 तरीकों से किस तरीके से डिसइक्विलिब्रियम आता है। डिमांड बढ़ जाए तब भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाए तब भी डिसइक्विलिब्रियम का हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाए तब भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाए तब भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। कहने का मतलब इन शॉर्ट क्या है कि डिसइक्विलिब्रियम ये दो सिचुएशन होती हैं बस, कि एक्सेस डिमांड कब होगी और एक्सेस सप्लाई कब होगी। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पूरा डायग्राम समझिएगा और उसके 10 ऑब्जर्वेशन होंगे, वो 10 ऑब्जर्वेशन समझिएगा, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिसइक्विलिब्रियम का पहला केस। डिसइक्विलिब्रियम का पहला केस क्या है, पहला केस है बेटे इफ डिमांड इंक्रीज। पहला केस क्या है, इफ डिमांड इंक्रीज। अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो किस तरीके से डिसइक्विलिब्रियम होगा और फिर उस डिसइक्विलिब्रियम को कैसे हम लोग सही करेंगे। तो देखो बेटा, कर्व ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ बनाते हुए चलना। मैंने आप लोगों को बताया एक कर्व बनेगा जिसके 10 ऑब्जर्वेशन होंगे, ध्यान से समझना। मान लो कि मैं पहले इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बना देता हूं। किसकी सिचुएशन बना देता हूं, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये मेरी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी, ये वाली। क्लियर। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम का कर्व बन गया। किसी को कोई दिक्कत इक्विलिब्रियम वाले कर्व में कि सर ये कर्व कैसे बनाया आपने, पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को यही बताया था कि इक्विलिब्रियम कैसे होता है। डिमांड डाउनवर्ड जाती है, सप्लाई अपवर्ड जाती है, दोनों जहां कट करते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाता है और उसके नीचे की क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं और पॉइंट ई को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो आपको करना क्या है बेटे, आपको सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन करना है 2 पॉइंट में। याद रखना शुरू के जो दो ऑब्जर्वेशन, देखो हर एक केस में, जैसे पहला केस हमारा क्या चल रहा है, इफ डिमांड इंक्रीज, दूसरा क्या होगा इफ डिमांड डिक्रीज, तीसरा क्या होगा इफ सप्लाई इंक्रीज और चौथा क्या होगा इफ सप्लाई डिक्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 16 केसेस बताए। तो हर 16 केस में ये जो पहला वाला कर्व है ना, ये पहला वाला जो कर्व है ये हर केस में सेम रहेगा। सेम मतलब dd इज द डिमांड कर्व, ss इज द सप्लाई कर्व। मैं लिख दे रहा हूं ऑब्जर्वेशन, पूरे के पूरे 16 केसेस में पहला और दूसरा ऑब्जर्वेशन हमेशा सेम रहता है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा, पहला ऑब्जर्वेशन बनेगा कि dd
is the initial demand curve and SS is the initial supply curve crossing each other at point E, which is initial equilibrium point। बेटा इतना पहला पॉइंट समझ में आया। पहले पॉइंट में मैंने आप लोगों को क्या समझाया है? पहले पॉइंट में मैंने आप लोगों को समझाया है कि डी इज द डिमांड कर्व। इनिशियल डिमांड कर्व का मतलब होता है, इनिशियल का मतलब होता है बिफोर चेंज, कि अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं आया था, ठीक है, अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं आया था। डी इज द इनिशियल डिमांड कर्व, एस इज द इनिशियल सप्लाई कर्व। दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट ई पर, जो कि इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये मैंने पहला पॉइंट लिखा। पहला पॉइंट सबको समझ में आया? पहला पॉइंट बोलो फटाफट, पहला पॉइंट सबको समझ में आया? बोलो बेटा जल्दी बोलो। हाँ, तो पहला पॉइंट बेटा हमेशा क्या होगा? हमेशा सेम रहेगा। आप जितने भी केसेस बनाओगे, चाहे केस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, आप जितने भी केस बनाओगे सारे के सारे केसेस में आपका यही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा ओपी इज द इनिशियल equilibrium price and OQ is the initial equilibrium quantity। तो ये दो पॉइंट जो है ना बेटा, ये पूरे के पूरे 16 केसेस में सेम रहेंगे, क्योंकि हर केस में आपको पहले यही बनाना पड़ेगा। हर केस में आपको पहले बेटा यही बनाना पड़ेगा जो मैंने बनाया है कर्व। मैंने क्या कर्व बनाया है कि डी इज द डिमांड कर्व, एस इज द सप्लाई कर्व, पॉइंट टी पर कट कर रहे हैं, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। पहला और दूसरा ऑब्जर्वेशन समझ में आया? चलिए तीसरा ऑब्जर्वेशन हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। मैं यहां साइड में लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन होगा बेटे वो हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई बताएगा मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ डिमांड इंक्रीज। क्या कह रहा है बेटे क्वेश्चन? इफ डिमांड इंक्रीज, तो हम डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। जब भी डिमांड कर्व इंक्रीज होता है तो वो किस तरफ जाता है? वो राइटवर्ड शिफ्ट जाता है। तो जब भी डिमांड कर्व, अब देखो तीसरे पॉइंट को आप हमेशा क्वेश्चन से डिनोट करोगे। क्वेश्चन में अगर कह रहा है डिमांड इंक्रीज, तो राइटवर्ड शिफ्ट मैंने अपने डिमांड कर्व को कर दिया, D1 तो यही आपका तीसरा पॉइंट आ जाएगा बेटे। तीसरा पॉइंट क्या आएगा कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड या राइज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट राइट फ्रॉम DD टू D1। अब ये 16 के 16 केसेस में जो तीसरा पॉइंट है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसे केस नंबर 2 क्या है? इफ डिमांड डिक्रीज, तो डिमांड डिक्रीज होगी तो फिर वो लेफ्टवर्ड बन जाएगा। तीसरा केस क्या है? इफ सप्लाई इंक्रीज, तो वो राइटवर्ड चला जाएगा, सप्लाई कर्व। चौथा केस क्या है? इफ सप्लाई डिक्रीज, तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड चला जाएगा। मैं सारे केसेस समझाऊंगा वैसे तो, बस तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से थर्ड वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा। तो थर्ड पॉइंट मैंने यहां लिखा भी हुआ है कि हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में जो बोला है वही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत थर्ड पॉइंट में? बोलो बेटा। चलिए तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा? अब फोर्थ पॉइंट पे बेटा एक बात हमेशा याद रखना, फोर्थ पॉइंट पे आपको एक पॉइंट लगाना है जिस पॉइंट का नाम है जी।
देखो अगर ये स्टेप तुम लोगों ने फॉलो कर लिए ना तो कभी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर ये स्टेप फॉलो कर लिए, जैसे मैंने बताया पहला और दूसरा हमेशा सेम, तीसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे हमारे क्वेश्चन में बोला था इफ डिमांड इंक्रीज, तो हमने डिमांड को बढ़ा दिया, तो डिमांड बढ़ती है तो राइट वर्ड शिफ्ट जाती है, मैंने डिमांड कर्व को राइट वर्ड कर दिया। अब आपको बताना है पॉइंट जी कहां लगेगा। अब ये पॉइंट जी क्या होता है? पॉइंट जी लगता है बेटा वहां पर जहां पर आपकी डिमांड बढ़ के चली गई है। पॉइंट जी जो होता है, पॉइंट जी जो होता है बेटा, वो आपका ई के अगर बढ़ी है तो ई के आगे जाएगा, और अगर घटी है तो ई के पीछे जाएगा। तो डिमांड क्या है? बढ़ी है, तो ई के आगे आपको जहां भी डिमांड कर्व दिख जाए वहां आपका पॉइंट जी लग जाएगा। समझ में आया? जहां भी आपको डिमांड दिख जाए आगे वहां आपका पॉइंट जी लग जाएगा। तो अब हम फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि बिकॉज ऑफ राइज इन डिमांड, राइज इन डिमांड, डिमांड rise from point E to G, but supply remains same on point E। अब ये क्या मतलब हुआ कि भाई, ये क्या मतलब हुआ भाई, जो आपका डिमांड और सप्लाई थी दोनों ई पॉइंट पर ही तो थी, है ना। देखो मैं इसको तुम्हें अच्छे से समझाता हूं बेटे। देखो तीसरा पॉइंट होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला कि डिमांड इंक्रीज, तो डिमांड को राइट वर्ड कर दो बस। अब मैं आपको बता रहा हूं फोर्थ पॉइंट मैंने क्या लिखा है। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है कि बिकॉज ऑफ राइज इन डिमांड, डिमांड राइज फ्रॉम पॉइंट ई टू जी, बट सप्लाई रिमेन सेम ऑन पॉइंट ई। इसको मैं थोड़ा समझाता हूं, समझना जरा। जैसे मान लो कि जो ई पॉइंट था इस पर जो डिमांड थी वो 20 थी और सप्लाई भी जो थी वो 20 थी, यानी कि यहां पे जो क्वांटिटी थी वो 20 थी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। भाई दोनों जहां बराबर हो जाते हैं वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है, तो इस क्वांटिटी इसको हम 20 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड जो है वो बढ़ के 20 से कितनी हो गई बेटे? 40। तो देखो जी पॉइंट पर ही तो आएगा बेटा 40, तो इसलिए मैंने जी पॉइंट डाला है कि डिमांड बढ़ गई है 40 लेकिन सप्लाई चेंज नहीं हुआ। तो जी पॉइंट जो है वो बढ़ी हुई डिमांड को दिखाता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों 20 थी, डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई यहीं रह गई। तो डिमांड जो बढ़ गई वो ई से जी पर पहुंच गई, क्लियर। लेकिन सप्लाई अब भी हमारी कहां पर है? 20 पर है। समझ में आया इतना? क्लियर। चलिए अब आगे समझो। तो मैंने यही लिखा है बेटा थर्ड पॉइंट में, सॉरी फोर्थ पॉइंट में, कि बिकॉज ऑफ राइज इन डिमांड, डिमांड राइज फ्रॉम पॉइंट ई टू जी। पहले ई पर थे, अब बढ़ के 40 हो गई डिमांड, तो डिमांड ई से कहां पहुंच जाएगी बेटे? जी पर पहुंच जाएगी, ठीक है। ओके आगे समझो। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट में आपको यह बताना होता है कि वो एक्सेस डिमांड होगा या वो एक्सेस सप्लाई होगा। फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या बताना होता है कि क्या वो एक्सेस डिमांड है या वो एक्सेस सप्लाई है। तो आप लोग मुझे बताओ कि फोर्थ पॉइंट में जब डिमांड बढ़ गई है तो फिफ्थ पॉइंट में एक्सेस डिमांड बनेगी या एक्सेस सप्लाई बनेगी? बताना। एक्सेस डिमांड होगा या एक्सेस सप्लाई होगा? यहां पे बताओ जल्दी। हाँ बेटे एक्सेस डिमांड होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या हो गई है बेटे? एक्सेस डिमांड हो गई है। अब इस एक्सेस डिमांड को मुझे क्या करना पड़ेगा? अब इस एक्सेस डिमांड को मुझे सही करना पड़ेगा। अब मुझे आप लोग बताओ कि जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो उसको कम करने का क्या तरीका होता है? बताओ बेटा। अगर डिमांड ज्यादा हो गई है तो कम कैसे करेंगे? प्राइस को बढ़ाकर। गलत कह रहा हूं? अगर डिमांड ज्यादा हो गई है जैसा कि इस केस में हुआ है तो उसको कम कैसे करेंगे? उसको कम करेंगे प्राइस को बढ़ाकर। क्लियर?
ठीक है। तो सिक्स्थ पॉइंट जो होता है वो मेरा वो प्राइस चेंज करने का होता है। अब देखो जो सिक्स्थ पॉइंट है ना वो हमेशा फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा। जो सिक्स्थ पॉइंट है वो फिफ्थ, अगर फिफ्थ पॉइंट में एक्सेस डिमांड है तो यहां प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, अगर एक्सेस सप्लाई है तो यहां प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या देखा, डिमांड बढ़ गई थी तो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो गई। अब एक्सेस डिमांड को सही करने के लिए तो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ एक्सेस डिमांड प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। प्राइस टेंड्स टू राइज, प्राइस क्या हो जाएंगे बेटे, बढ़ जाएंगे। अब जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे, समझना ध्यान से, जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे तो सेवंथ पॉइंट में डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज होने लगेगी। क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। तो बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस, जैसे ही सिक्स्थ पॉइंट में प्राइस बढ़ने लगे, राइज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांड तो घटेगी, तो क्वांटिटी डिमांड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब घटना, और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाई टेंड्स टू एक्सटेंड। ठीक है। तो भाई देखो अब ये जो फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ पॉइंट है ना, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में लिंक होते हैं। अगर फिफ्थ पॉइंट में एक्सेस डिमांड आ रही है तो सिक्स्थ पॉइंट में प्राइस बढ़ेगा, सिक्स्थ पॉइंट में प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और सप्लाई बढ़ेगी सेवंथ पॉइंट में। अब देखो, अब जरा ध्यान दो, अब कर्व पे आओ। डिमांड कहां पे थी, जी पॉइंट पर, सप्लाई कहां पे थी, ई पॉइंट पर। सप्लाई जो है वो बढ़ने लगेगी और डिमांड जो है वो घटने लगेगी जब तक कि बराबर नहीं हो जाते, और ये बराबर हो जाएंगे पॉइंट के पर। तो याद रखना, क्वांटिटी डिमांड टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम जी टू के और क्वांटिटी सप्लाई टेंड्स टू एक्सटेंड फ्रॉम ई टू के। समझ रहे हो, डिमांड जो है वो घटेगी जी से के पर, क्योंकि डिमांड जी पर पहुंच गई है, जी से के पर, और सप्लाई अभी ई पर थी तो सप्लाई बढ़ेगी ई से के, और ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगी, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल बोथ इक्वल, जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाते। दोनों कौन, डिमांड एंड सप्लाई, और दोनों कहां जाके बराबर होंगे, दोनों के पॉइंट पर जब बराबर होंगे, देन बोथ अगेन इक्वल एट पॉइंट के, विच इज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि क्या बन जाएगा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। क्लियर। तो जब ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया तो इसके सामने जब आप लाइन खींचोगे तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा, और इसके नीचे लाइन खींचोगे तो नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। तो लास्ट में जो 10th ऑब्जर्वेशन होता है बेटा वो इफेक्ट का ही होता है। लास्ट का जो 10th ऑब्जर्वेशन होता है वो इफेक्ट का होता है। तो इफेक्ट क्या पड़ा, सबसे पहला इफेक्ट पड़ा प्राइस पर, प्राइस राइज फ्रॉम ओपी टू OP1। दूसरा इफेक्ट पड़ा क्वांटिटी राइज फ्रॉम OQ टू OQ1। क्लियर। तो ये आप लोगों का पहला केस है। मैंने जिस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है इसी तरीके से सॉल्व करना, इसी पैटर्न को फॉलो करना, ना तो कभी आपका कर्व गलत होगा ना कभी आपके ऑब्जर्वेशंस गलत होंगे। ठीक है।